सभी को नमस्कार। मैं बीना अग्रवाल रूवा की वर्तमान में उपाध्यक्ष हूँ। इससे पहले मैं रूवा की 3 बार महासचिव, 2 बार उपाध्यक्ष और 1 बार अध्यक्ष के पद पर कार्य कर चुकी हूँ। रूवा अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है। 50 वर्षों से लगातार महिला उत्थान के लिए कार्य कर रही है, पीड़ित महिलाओं की सहायता कर रही है और इसके साथ ही जन जागृति के प्रयास भी कर रही है। महासचिव के रूप में ही मैंने प्रमुख रूप से मैं जन जागृति के जो रूवा के प्रयास रहे हैं, अवेयरनेस जनरेशन के कार्यक्रम, उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी। अन्यत्र रूवा की बहुत सारी सेवाएं बहुत सारे लोग बता भी चुके हैं। शक्ति स्तंभ है, परिवार परामर्श केंद्र है, इनके माध्यम से सीधे पीड़ित महिलाओं को सहायता दी जाती है। लेकिन ये जो हम लोग अवेयरनेस का प्रोग्राम करते हैं, ये प्रिवेंशन का कार्य है। हम कोशिश करते हैं कि वे समस्याएं खड़ी ही नहीं हो। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो हम लोग कोशिश करते हैं कॉलेजेस में और स्कूलों में बच्चों से संवाद करें, जो आने वाली पीढ़ी है उससे बात करें और उसे लैंगिक विभेद और की जानकारी दें और लैंगिक संवेदनशीलता उनमें विकसित करें। और ये कार्य रूवा ने बहुत पहले शुरू कर लिया था। परेशानियां, रूवा का जन्म ही इसीलिए हुआ कि पितृसत्तात्मक समाज में बहुत ज्यादा प्रताड़ित होती थी स्त्री, क्योंकि वह स्त्री है जिसमें उसका कोई दोष नहीं है। तो और दूसरी बात, कई तकनीकें ऐसी हैं। पहले तो कन्या को जन्म लेने के बाद उसका वध कर दिया जाता था। राजस्थान में बहुत प्रथा प्रचलित रही है, सभी जानते हैं। लेकिन सोनोग्राफी जैसी टेक्निक जब सामने आई तो कन्या भ्रूण हत्या जैसी विपदा भी सामने आई। कन्या भ्रूण हत्या के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए एक बार पहले तो 91-92 में डॉक्टर्स से संवाद किया गया। डॉक्टर्स से बात की गई कि ये जो सोनोग्राफी टेक्निक है, यह भविष्य में इसके नुकसान होंगे। तो डॉक्टर्स ने कहा कि देखिए, तकनीक तो अपने आप में रहेगी ही और समाज से चूंकि मांग उठती है, इसलिए आप समाज की मांग को अगर कम करेंगे तो अपने आप कन्याओं के भ्रूणों को पहचानना और उन्हें जीवन लेने से पहले, जीवन का आकार लेने से पहले दूर कर देना बंद हो जाएगा। तो इस समस्या को समझते हुए 2005 में विभिन्न समुदायों के अग्रणी नेताओं से हमने बात की, क्योंकि संतान का जन्म माता पिता की, परिवार की इच्छा कह के बात हो जाती थी कि भाई ये तो परिवार का निजी मामला है, तो इसमें हम पर्सनली कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर समुदाय के नेता, जो प्रभावशाली नेता हैं, वे अपने समुदाय में अलग अलग ढंग से ये बात रखेंगे तो शायद बात प्रभावशाली होगी। दूसरी बात, वो लोग ये कर सकते हैं कि दहेज ना लें और विवाह पर खर्चा कम कर दें और कन्याओं को पढ़ाएं। तो इससे अपने आप कन्याओं के प्रति माता पिताओं की जो अनिच्छा है वह कम हो जाएगी। तो इस तरह से हमने सिख, ईसाई, मुसलमान और जैन, बौद्ध आदि के 0 to 6 स्तर के लिंगानुपात का अध्ययन किया। 2001 की जो जनसंख्या सेंसस आई थी उसमें, और उसके बाद माहेश्वरी, सिख, जैन, ब्राह्मण, राजपूत और जाट संप्रदायों के प्रमुख नेताओं को बुलाकर उनको उनके संप्रदाय का डाटा शो किया। उनको बताया कि देखिए, आपके यहाँ कन्याओं की और पुरुषों की पैदा होने वाले बच्चे 0 to 6 में लिंगानुपात ये है। और उनको समझाया कि इसे आप बेहतर करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। अपने समुदाय में जागृति के प्रयास करें, अपने संतान के लिए दहेज न ले न दे, और कन्या के जन्म को भी के लिए भी जैसे लड़के के जन्म पर थाली बजाई जाती है, तो उसी तरह से समारोह मनाएं। पुत्री को भी पढ़ने के समान अवसर प्रदान करें। और धीरे धीरे वो लोग इस बात को मान गए और इस तरह से जब वो समुदाय में कार्य करने लगे तो कुछ लिंगानुपात बेहतर हुआ। इसके बाद भी ये कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित कार्य हमने किया था। उसके बाद हम लोगों ने कॉलेजेस में, स्कूलों और कॉलेजेस में
सेंटर फॉर विमेन स्टडीज के माध्यम से और एनएसएस के छात्रों को संबोधित किया और उसमें भी उन्हें यही बताया, उसमें उन्हें पीसीपीएनडीटी एक्ट की जानकारी दी, उन्हें सामाजिक परिणाम बताए कि अगर लड़कियां कम हो जाएंगी तो लड़कों की शादियां नहीं होंगी, जनसंख्या का अनुपात और बिगड़ेगा, बच्चे पैदा ही कहाँ से होंगे जब लड़कियां नहीं होंगी, वधुएं नहीं होंगी। तो बच्चों को निरंतर जागृत करने से यह फायदा है कि एक पीढ़ी नहीं 2 पीढ़ी शिक्षित होती है। वे अपने माता पिता को भी शिक्षित करते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी शिक्षित करते हैं। तो अनेक बॉयज कॉलेज में हम लोग गए, उसके बाद निरंतर ये प्रक्रिया जारी रही। इस समय तो हमें कुछ फाइनेंशियल सहायता भी मिली थी, IFPS UNFPA ने हमें सहायता दी, लेकिन इसके बाद हमने बिना किसी आर्थिक सहयोग के भी इस कार्य को निरंतर जारी रखा। 2014-15 में तो थोड़ा तकनीक के कारण बदलाव आ गया था, बच्चे सीधे लेक्चर सुनने में इंटरेस्टेड नहीं रहते थे, तो हम लोगों ने उन्हें शॉर्ट क्लिपिंग्स दिखाई और उनके माध्यम से उनसे प्रश्नावली भरवाई। प्रश्नावली में प्रश्न थे, आपके घर में स्त्री सदस्य, आपकी माता क्या कार्य करती है सुबह से शाम तक, पुरुष सदस्य क्या क्या काम करते हैं, इसी तरह से स्त्री के रूप में आप अपनी क्या सामर्थ्य, जो शक्तियां फील करती है, मैं लड़की हूं इसलिए मैं ये कर सकती हूँ, अगर मैं लड़का होती, अगर आप जो कमजोरियां फील करती हैं वो आप भरिए। इसी तरह से लड़के भी भरेंगे कि मैं लड़का हूं तो मैं ये कर सकता हूँ, और अगर मैं लड़की होता तो मैं कर सकता था। बहुत सुंदर सुंदर जवाब आए इनके। कई जगह लड़कों को ये लगा कि मैं शायद ज्यादा बेहतर होता, मतलब लड़के तो बहुत कम ऐसे थे कि जो ये सोचते कि मैं लड़की होता तो क्या करता, लड़कियां सोचती थी। और लड़कियों का प्रमुख रूप से यही था कि रात को आ जा नहीं सकती, बाहर जा नहीं सकती, इस तरह की बहुत सारी कठिनाइयां थी, लेकिन उससे एक सामाजिक सोच उभर कर आई और इसी तरह से हमने वो संवाद निरंतर जारी रखा है और निरंतर हम बच्चों से संवाद कर रहे हैं। अभी रूवा का स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है और यहाँ अभी हम लगभग 30 स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स में जा चुके हैं और लैंगिक संवेदनशीलता या अंडरस्टैंडिंग जेंडर पर युवाओं से संवाद कर चुके हैं। उसमें हम यही बात करते हैं, कुछ क्लिपिंग्स दिखाते हैं जिसमें ये बताते हैं कि केवल स्त्रियों को, जैसे सिमोन तबुआ ने कहा, स्त्री पैदा नहीं होती, स्त्री बनाई जाती है। जेंडर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है और सोशल कंस्ट्रक्ट को हम बदल भी सकते हैं, क्योंकि हमने बनाया है तो हम बदल, मतलब स्त्री पैदा होगी या पुरुष, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट को हम नहीं बदल सकते, लेकिन सोशल कंस्ट्रक्ट को हम बदल सकते हैं। तो ये कार्य हम निरंतर इसलिए कर रहे हैं कि आज स्त्रियों पर दोहरा दबाव है, क्योंकि वे कामकाजी भी हैं और कामकाजी होने से उनको घर संभालने से छूट नहीं मिल जाती, बच्चा पैदा करने या पालने से छूट नहीं मिल जाती, बच्चे की जिम्मेदारी तो उनकी अपनी है। और स्वभावतः भी मातृत्व एक स्त्री को पूर्णता देता है और वह बहुत परेशानी में रहती है, गिल्ट में रहती है जब वह अपने बच्चे को समय नहीं दे पाती। तो इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए परिवार का सहयोग आवश्यक है, पति का, पिता का सहयोग आवश्यक है स्त्रियों के चहुमुखी विकास के लिए। तो इस तरह की बात हम लोग जाकर कॉलेजेस में बच्चों से करते हैं और उसका परिणाम सीधे नहीं पता चलता, लेकिन सामाजिक में जो विकास, सामाजिक दृष्टि से स्त्री की स्थिति में जो परिवर्तन आ रहा है उसे हम देख पा रहे हैं। हमारी दादी नानी के टाइम से, हमारी माँ के टाइम से, हमारे टाइम से, हमारे बच्चों के टाइम में हम देख पा रहे हैं कि स्त्री कुछ स्वतंत्र हुई है, कई निर्णय के अधिकार उसके पास आए हैं, वह अपना विचार, मंतव्य सामने रखने लगी है। तो ये बहुत सारे बदलाव सोसाइटी में आ रहे हैं, हालांकि ये बहुत धीरे धीरे आते हैं। तो रूवा के पैनल पर काम करते हुए प्रमुख रूप से मुझे जो उपलब्धि या मुझे जो लगता है मानसिक संतोष मिला वह इस कार्य में सबसे अधिक मिला। दूसरे भी बहुत से कार्य मैंने रूवा के किए, लेकिन इस कार्य में मुझे सबसे अधिक संतोष मिला, इसलिए मैं ये सबको बताना चाहती हूँ। बहुत बहुत मुझे इस कार्य करने को अवसर मिला रूवा के प्लेटफॉर्म से, इसके लिए मैं रूवा की भी शुक्रगुजार हूँ और मैं चाहती हूँ रूवा के साथ और निरंतर मैं यह अवेयरनेस जनरेशन का बच्चों के साथ, बच्चों के लिए कार्य करती रहूं। यही मेरी इच्छा है। धन्यवाद, नमस्कार।